अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक खुशखबरी से करते हैं जो कि यकीनन अब तक आपके पास पहुंच चुकी होगी, और वो है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी की गई है। और जो तेल की कीमत है, यानी पेट्रोल की कीमत 74 रुपये कम हुई है, जबकि डीज़ल की कीमत 67 रुपये कम हुई है, जो कि एक गैर मामूली तौर पे कमी बाकी हुई है। अगरचे जिस जगह से ये कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी, जो जंग से पहले वाली जो कीमतें थी, वो अभी तक उधर वापस नहीं आई। लेकिन ये है कि ये जो सुलह हुई है उसके असरात जो नज़र आना शुरू हुए हैं, वो तेल की कीमतों में कमी से हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस डाउन गई हैं, उसका अगर किसी को शुक्रिया अदा करना है तो वो पाकिस्तान का अदा करना चाहिए कि जिसने इन दो के दरमियान जंग बंदी कराई, एक तरह से सुलह भी करा दी, और उसके नतीजे में जो एक समंदरी बहरी ट्रैफिक है वो शुरू हो गई, और जो सप्लाई का अमल रुका हुआ था वो दोबारा से उसका इजरा हो गया। तो लिहाजा ये एक वेलकम डेवलपमेंट है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें और नीचे जाएंगी। लेकिन इन द मीन वाइल जो दोनों तरफ से अभी भी ईरान और अमेरिका की तरफ से एक बयानात की जो फायरिंग हो रही है वो अभी तक जारी है। दोनों अपने अपने लेवल पर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि साडा हथुते हुए। और ट्रंप को चूँकि इस टाइम अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उसके नायब सदर JD वैंस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके इंटरव्यूज़ में वो ये एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे अच्छी डील हो नहीं सकती थी जो कि हमने की है। और साथ साथ वो ट्रंप एक थ्रेट भी देते हैं कि मैं ईरान का और क्या बिगाड़ सकता था, उनकी जो फ़ौज है वो सारी तबाह हो गई है, उनकी नेवी तबाह हो गई है, उनकी एयरफोर्स तबाह हो गई है, और उनकी बाकी जो है हमने बहुत सारे असासे जो दिफाई असासे हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। इस बात का हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, कितना ताल्लुक़ है, ये मेरे ख्याल है कि इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल बयानबाजी है, बमबारी है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा की है। तबाही ईरान में भी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटजिकली जो एक एडवांटेज था वो ईरान को था, और अमेरिका मजबूर हो गया, और इस हद तक मजबूर हुआ कि उसने इसराइल को भी आइसोलेट कर दिया, साइड पे कर दिया। ये मेरा ख्याल है कि अमेरिकी तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ हो, और इस वजह से जो अमेरिका इस टाइम इसराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ है, उसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जो नेतन्याहू की अपोजिशन है वो स्ट्रांग होती जा रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल को बचाना है तो नेतन्याहू को फारग किया जाए। इन द मीन वाइल जो लबनान में इसराइल दोबारा से बमबारी कर रहा था, वो अमल भी रुक गया। और इस सारे अमल में कोई कतर ने भी एक अपना रोल अदा किया है। इसराइल अमेरिका ने इसराइल को काम डाउन करने की कोशिश की है, और कतर ने ईरान के साथ रबता करके आगे हिजबुल्लाह के साथ आगे उन्होंने रबता करके ये जंग बंदी कराई है। अल्लाह करे चीज़ें इसी तरह चलें। लेकिन यह है कि जब तक चीज़ें फ़ाइनल नहीं हो जाती, एक ख़दशा मौजूद है कि दोबारा से फिर कोई चीज़ उमड़ आ सकती है। मसलन यह है कि जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा किस तरह से अमल दरामद होगी, उसकी इंटरप्रटेशन क्या क्या है, ये चीज़ें अभी वजाहत तलब हैं, और ये टेंशन का सबब दोबारा से बन सकती हैं। उसकी एक मिसाल आज ये कि ईरान के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ हैं उनको ये वार्न किया है, या उनको आगाह किया है कि इधर से गुज़रने से पहले हमें इन्फॉर्म किया जाए। यानी कि इसका दूसरे अल्फाज में मतलब है कि ईरान का जो एक मुतालबा था कि हम इधर अपना टोल टैक्स लिया करेंगे, वो इनडायरेक्टली अभी भी उधर कायम है। अगरचे वो शराइत में ये शामिल है कि वो उधर से ये पैसेज जो है वो जो एक उधर से गुज़र गया है, उधर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन उसमें ये शामिल नहीं है कि ईरान उनको बताएगा कि आपने हमें इन्फॉर्म करना है या नहीं करना। तो ये जो एक अभाम पाया जाता है उसका ईरान फ़ायदा उठा रहा है। आगे जाके सूरत हाल किधर जाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो दरमियान में सालिस है वो ये सारी एक ये इस तरह के जो मामलात हैं, जो ट्रबल शूटिंग है, उनका रोल फिर भी बरकरार रहेगा, उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान है और जिसमें कतर है। अब मैं आता हूँ एक उस टॉपिक की तरफ
कि जो मेरे ज़हन में भी बहुत सारे सवाल थे, आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवाल थे कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तो पहले हम पाकिस्तान के हवाले से बात शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान काफ़ी देर से, आपको पता ही है कि इसमें जो एक इनिशिएटिव लेने वाला है वो पाकिस्तान था, लेकिन ये चीज़ें जो आपने एक पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन पर पहुंची हैं, जो कि नतीजा हेज़ हुई हैं, उसमें एक विज़िट पाकिस्तान में हुआ जिसका बहुत अहम किरदार है। और ये एक ऐसा विज़िट है कि जिसके बारे में अभी तक लोगों को सिगा राज में रखा जा रहा था। कोई चीज़ें इतनी पब्लिकली उसके बारे में हुकूमत ने कुछ बताया नहीं है। और वो है कि ईरान से एक बहुत ही अहम शख्सियत पाकिस्तान आए, और अहम शख्सियत का ताल्लुक़, उसकी जो अहमियत है वो ओहदे से नहीं है। ओहदे से मतलब ये है कि मैं ना स्पीकर की बात कर रहा हूँ, ना मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ उधर के, जो कि इस अमल में पेश थे, लेकिन एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ कि जो उधर के उनके रूहानी पेशवा हैं, उनके बहुत करीब तस्वर किए जाते हैं और उनके साथ वो डायरेक्ट राब्ते में हैं। तो एक किसी शख्स का पावरफुल होने का एक ये भी मयार है कि वो जो जिनके पास असल पावर होती है उनके कितना करीब है और उनके कानों तक उसकी कितनी रसाई है कि वो उसकी बात गौर से सुनते हैं। तो वो आप समझें कि जैसे एक कासत के तौर पर पाकिस्तान आए, ताकि वो चीज़ें जो कि फ़ोन पर नहीं हो सकती वो इधर आकर बताएं। और ऐसे टाइम पर कि जब ईरान के अंदर जो लीडरशिप का भी एक क्राइसिस चल रहा है कि उनके जो टॉप लीडर हैं उनकी शहादत के बाद जो बाकी लोग हैं उनके, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। इसी तरह के जैसे उनके दरमियान कोई ना कोई एक टेंशन डेवलप होती रहती है। तो उसका नतीजा एक ये भी हुआ कि बाज़ वो लोग इधर आकर बात कर जाते थे, फिर आगे उन्हें एक अप्रूवल के लिए जो उनके रूहानी पेशवा हैं मौजूदा अली ख़ामनाई, उनसे उन्होंने रब्ता करना होता था, और उस सारे अमल में वो मुज्तबा ख़ामनाई सॉरी, तो उन तक पहुंचने के लिए बाज़ दुश्वारियाँ होती थीं। और दुश्वारियों की वजह ये थी कि वो चाहते नहीं थे कि किसी तरह से अमरीकी या इज़राइली वो ट्रेस लगा सकें, वो सुराग लगा सकें कि वो इस टाइम किधर मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरात मौजूद हैं। तो वो उनके करीबी शख्स जब पाकिस्तान आया तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें तय हुई। वो रात के टाइम इधर आए और इधर काफ़ी चीज़ें तय हुई। एक तरह से आप समझें कि जैसे एक ड्राफ्ट तैयार हुआ कि उनसे जो बातें होती थीं फिर पाकिस्तानी हुकाम अमेरिका वालों से भी पूछ लेते थे, और फिर वो उस अगले दिन बल्कि उसी रात को फिर वो वापस चले गए। और जब वो वापस चले गए तो उसके कुछ घंटों बाद फील्ड मार्शल जो हैं वो भी ईरान गए हैं। और ये मैं उस दौरे की बात कर रहा हूँ जो कि अभी तक जो फील्ड मार्शल का आखिरी विज़िट है ईरान का, वो उस तनाज़र में था कि जब वो एक अहम शख्सियत पाकिस्तान आई और उसके बाद वो पैगाम लेके आगे जो मुज्तबा ख़ामनाई उनकी रूहानी पेशवा हैं उनके पास गए, और इन द मीन वाइल जो फील्ड मार्शल हैं ये भी उसके पीछे उनके पास चले गए। ये बात अभी वजाहत तलब है, इसके बारे में हमें नहीं आइडिया कि क्या फ़ील्ड मार्शल की मुलाकात मुज्तबा ख़ामनाई से हुई या नहीं हुई। इस हवाले से हम पहले बातें सुनते आ रहे थे कि वो कोई एक अहम शख्सियत आई थी, लेकिन उसकी कोई बाकायदा कन्फर्मेशन नहीं हुई थी। आज मैं देख रहा था कि राइटर्स की स्टोरी में भी उसमें यानी कि उसका ज़िक्र है कि कोई एक अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आए थे। अब दूसरा ये है कि जब ये एक मुज़ाकरात का अमल चला तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, जैसे मैं पहले भी आपसे ज़िक्र करता हूँ। दोनों साइड्स वो चाहते हैं कि अल्फाज का चुनाव जो कि उनको सूट करते हैं वो उस तरह के होने चाहिए। यानी कि बल्कि आज ये भी एक राइटर्स ने अपनी बल्कि स्टोरी में ज़िक्र किया था कि यहाँ तक भी इख्तलाफ होते थे, इन बातों पर भी इशू रहा कि जैसे किसी जगह पे कोई एक ग्रुप कह रहा है या एक मुल्क कह रहा है कि एट्स्ट्रा लिख दें कि मसलन वगैरह वगैरह, ठीक है, कि फ़लाँ चीज़ वगैरह वगैरह। दूसरा कह रहा है कि नहीं, एट्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, इंक्लूडिंग, बशमूल, यानी कि कोई और चीज़ें जो है उनको वाजे करें कि वो फ़लाँ चीज़ जो है वो भी इसमें डालनी चाहिए या ये करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ थी। अब दूसरा ये है कि इस सारे अमल में जो चीज़ रुकावट बनती आई वो दोनों ममालिक थे। दोनों ममालिक इस तरह से कि ट्रंप का अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, और वो जो ही उसको ख्याल आता तो वो कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देता, और फिर यह है कि उस दौरान जो बात आगे चली होती वो फिर एक रिवर्स गियर लग जाता, और इस दौरान सालिस जो है उनकी दौड़ें लग जाती कि यार की करिए हूँ। और दूसरी साइड में इतनी गल्लां मनाइयां सन तो दरम्यान में ट्रंप की तरफ से आ गया। ईरान की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा था कि इधर से जो
इनसे कोई रिस्पांस चाहिए होता था वो बड़ा ताहीर से आता था। और उसकी वजह जो मैंने आपको बताई है कि उनकी लीडरशिप की शहादत के बाद उधर जो एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है, किस किस से अप्रूवल चाहिए, और फिर यह है कि उधर भी इंतहा पसंद काफ़ी पाए जाते हैं। तो उसमें जो लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते उनके ख्याल में ये है कि ये कंप्रोमाइज़ हो रहा है। दूसरे जो हैं वो समझते हैं कि ये एक अच्छी डील है कि जो हमें कर लेनी चाहिए। तो इस सारे तनाज़र में, इस कशमकश में, उधर से भी जो पैगाम रसानी का अमल है वो लेट होता होता रहता था। दूसरा ये है कि जो एक अहम सवाल है कि ये कतर के हवाले से, कि कतर दरमियान में कैसे आ गया। अब यह है कि जो अभी इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश थी कि कोई मिडल ईस्ट ममालिक जो हैं, सिर्फ पाकिस्तान इसमें रोल प्ले करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से भी किसी को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ईरान का हमसाया नहीं है, और भी हमसाए हैं। और फिर यह है कि उन पर बमबारी भी ईरान ने, अटैक भी उन पर किए हैं। तो उनका इस सारे अमल में इन्वॉल्व होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये देर पा हो। तो उसमें कतर को शामिल किया गया। अब कतर जो है, कतर के दो इंसेंटिव थे, एक बल्कि एक इंसेंटिव जो है वो कतर के लिए था और एक जो है ईरान के लिए था। कतर के लिए इंसेंटिव ये था, कतर ने कहा जी कि असी दरम्यान जिसू आवांगे, अगर ये हम पे दोबारा बमबारी ना शुरू कर दें, इन पे कोई हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ईरान पर। ये इन्होंने पहले भी हम पर बमबारी की है, हालांकि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं था। ईरान ने इस हवाले से यकीन दहानी कराई। अब ईरान का कतर में क्या इंटरेस्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वाई कतर, कोई और मुल्क क्यों नहीं। यूएई तो वैसे ही आउट हो गया ना। यूएई जो है उन्हें क्या कि साढ़े लू कट्टी जे, असी इन्हीं के कुट्टी साढ़े लू, इन्हीं के असी हम जो है इन्हीं के आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, हम तो इसराइल के साथ जाएंगे। तो पीछे कतर रह जाता था या सऊदी अरब रह जाता था या कोई बहरीन के साथ उनके ईरान के वैसे ही कोई सफारती ताल्लुकात काफ़ी देर से मुनक़ता हैं। उधर कोई हंगामे हुए थे, फसादात हुए थे, और उसमें जो बहरीन वाले हैं उनका ये ख्याल था कि ये ईरान वालों ने कराए हैं। तो वैसे भी ईरान जो है बाद में भी जिन ममालिक पे अटैक करता रहा, मिज़ाइल फेंकता रहा, उसमें बहरीन भी शामिल था, उसमें कुवैत भी शामिल था। तो जो एक कैंडिडेट कतर ऐसे एज अ कैंडिडेट इमर्ज हुआ, उसकी एक वजह ये थी कि ईरान के जो बहुत सारे फंड्स फ्रीज़ हुए हैं वो कतर के अंदर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन का अमल है उसमें हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, असी तो अपना आसूस के नहीं कि लोगों को कम शम करा लेने हैं। लेकिन यह है कि जिस जगह पर पैसे चाहिए तो उधर हमें कोई ऐसा कोई बंदा भी चाहिए जिसकी कोई डीप पॉकेट हो, जिसके पास कोई रोकड़ा हो। तो उसका जवाब फिर कतर था। तो कतर जो है, कतर इस तरह से इन्वॉल्व हुआ और ईरान का इसमें इंटरेस्ट था कि कतर जो है जब इन्वॉल्व होगा और ये डील के अमल में शामिल होगा तो ये अमरीकियों को कन्विंस करेगा कि मैं तब रोल प्ले कर सकता हूँ जो कि मेरे मुल्क में ईरान के फंड्स मौजूद हैं, हम उनको अनफ्रीज़ करें। और दूसरा, ये जो बात हो रही है 300 अरब डॉलर की रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें भी जिन ममालिक ने अपना रोल अदा करना है उसमें कतर होगा। कतर जो है यानी कि अभी इवन ये जो मामला जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि जो अभी लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई है, उस साइड पे अब कतर रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो अपना जो किरदार है वो अदा करता आ रहा है और करेगा। और वैसे भी बाज़ का ये है कि जो सोलो फ़्लाइट होती है ना उसकी कोई लिमिट होती है, उसके बाद आपको कोई साथ एलाइज चाहिए होते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ टर्की भी इन्वॉल्व था, मिस्र भी इन्वॉल्व था। लेकिन हर मुल्क की एक अपनी अहमियत होती है, उसकी अपनी रेलेवेंस होती है। जैसे पाकिस्तान है उसकी अपनी रेलेवेंस है, लेकिन वो पैसे के हवाले से नहीं है कि हमको ईरान को पैसे नहीं दे सकते, असी दुआवां दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। पैसे तो हम चाहेंगे कि हमें दे दें, को गैस दे दें, पेट्रोल दे दें, वो दे दें। लेकिन कतर जो है वो उनके पास जो फंड्स फ्रीज हुए हुए हैं वो उस अमल में यानी कि वो अब वो अगर दरमियान में एक सालस भी बन जाता है तो लिहाजा वो कतर को प्रेशराइज़ भी कर सकते हैं, जी हाँ जी सालिस साहब इधर आओ, आपने हमारी दोस्ती तो कराई है, सुलह कराने की कोशिश की है, तो कोई साढ़े पैसे पे नहीं होते, बाहर कटो। तो लिहाजा उस सिलसिले में कतर का रोल एक दरमियान में कतर इन्वॉल्व हुआ और कतर का रोल अहम होता रहा। और कोई पाकिस्तान और कतर का जो एक काम है वो भी डिवाइड हो गया कि कोई चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है, कोई कतर कर रहा है। तो नाजरीन, यही आज की ताज़ा तरीन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें को बेहतर चलेंगी। लेकिन यही है कि एक मेरी तो एक बड़ी एक मुख्तात किस्म की एक पुरुमीदी है कि ये जो इस तरह के अमल होते हैं जिधर इतनी देर से बदगुमानियाँ होती हैं, कोई दरमियान में सैबोटाज होते हुए कोई दरमियान में स्पॉइलर आके को रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया के स्टेक्स इस हिस्से से वाबस्ता हैं।
और अगर दोबारा से कोई जंग शुरू होती है तो जनाब पेट्रोल की कीमत वास्ते तैयार रहो और सानू को नुकसान हो या ना हो, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो फिर बढ़ जाएंगी। तो लेकिन अल्लाह करे कि वो नौबत ना आए, बल्कि ये है कि जितनी अभी कीमत हुई है इससे भी मज़ीद कम हो। तो आज के लिए इतना ही है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।